हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 17 एग्जीक्यूशन। एपिसोड की शुरुआत एक बिल्कुल डार्क और अनसेटलिंग सीन से होती है। रेम एक शिमिगामी एक मिस्टीरियस बिजनेसमैन के सामने खड़ी होती है। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी ग्रीड और आंखों में पावर की भूख दिखाई देती है। उसके दांत चांदी जैसे चमक रहे होते हैं जो उसे ऑलमोस्ट डेविलिश बना देते हैं। रेम कामली उसे डेथ नोट के बारे में बताती है और क्लियर शब्दों में कहती है कि वो इस नोटबुक का यूज जैसे चाहे वैसे कर सकता है। सिर्फ एक कंडीशन है, उसे सिर्फ क्रिमिनल्स को मारना होगा। रेम इस डील को गुड बिजनेस बोलती है, जैसे ये कोई नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन हो। बिजनेसमैन ये सुनकर ग्रिन करता है जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। यही रिवील होता है कि रीसेंट कीरा किलिंग्स के पीछे यही आदमी है और रेम उसे सिर्फ इसलिए यूज कर रही है ताकि मीसा को आज़ाद करवा सके। रेम का मोटिव जस्टिस नहीं है, सिर्फ मीसा की सेफ्टी है, चाहे दुनिया जले या बचे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कन्फाइनमेंट सेल्स पर। 50 दिन बीत चुके होते हैं। लाइट, मीसा और शोइचिरो अलग अलग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद होते हैं। इन 50 दिनों में उनकी हालत बुरी हो चुकी है। फीवर, वीकनेस, मेंटल एग्जॉस्शन। लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद भी उनके स्टेटमेंट्स और ओपिनियंस बिल्कुल भी नहीं बदले। वो बार बार खुद को इनोसेंट बताते रहते हैं। एल हर वक्त सीसीटीवी स्क्रीन पर उन्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है। हर एक्सप्रेशन, हर मूवमेंट नोटिस करता है, लेकिन कुछ भी कंक्लूसिव नहीं मिलता। आइजावा अब क्लियरली डाउट करना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक बन जाता है। अगर लाइट ही कीरा होता और वो कन्फाइनमेंट के बावजूद किलिंग्स कर सकता तो फिर उसे पहले एल, टेलर और FBI एजेंट्स को मारने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। उस पॉइंट पर वो ओपनली सोचता है कि शायद एल अपनी गलती मानना ही नहीं चाहता। मात्सुदा भी आइजावा से एग्री करता है। एल ये सब सुनता है और फाइनली एक डिसीजन लेता है। वो उनकी बात मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन अपने तरीके से। एल शोइचिरो यागामी को हेडक्वार्टर्स वापस बुलाता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है जो शोइचिरो के लिए इंटरेस्टिंग होगा। जब एल प्लान एक्सप्लेन करता है, शोइचिरो का चेहरा पहले कंफ्यूज हो जाता है, फिर धीरे धीरे हॉरर में बदल जाता है। ये प्लान उसके लिए एक बाप होने के नाते भी और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। शोइचिरो मीसा को उसकी सेल से बाहर निकालता है। मीसा पहले सोचती है कि ये वही स्टॉकर है जो उससे पहले फॉलो करता था, लेकिन जब शोइचिरो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और बताता है कि वो डिटेक्टिव है, तो मीसा के दिमाग में अरेस्ट के कुछ ब्रोकन मेमोरीज वापस आने लगती हैं। शोइचिरो उसे एक दूसरे कंपाउंड में ले जाता है जहां आइजावा लाइट को लाकर छोड़ देता है। तीनों एक कार में बैठे हैं और ड्राइव शुरू होती है। रास्ते में शोइचिरो सच बोल देता है। वो उन्हें फ्री करने नहीं ले जा रहा, वो उन्हें एग्जीक्यूशन साइट पर ले जा रहा है। वो बताता है कि किलिंग्स अभी भी हो रही हैं और यूनाइटेड नेशंस और जापानीज गवर्नमेंट दोनों ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि लाइट और मीसा को बिना ट्रायल के एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ये सुनते ही लाइट और मीसा शॉक में आ जाते हैं। दोनों प्रोटेस्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, प्लीड करते हैं, लेकिन शोइचिरो का चेहरा पत्थर जैसा रहता है। कार जब एक ब्रिज के पास पहुंचती है तब अचानक शोइचिरो स्टीयरिंग मोड़ लेता है और कार को ब्रिज के नीचे ले जाता है। वहाँ वो एक फाइनल कन्फेशन करता है। वो कहता है कि वो अपने इनर डीमंस को खत्म करना चाहता है।
पहले लाइट को शूट करेगा, फिर खुद सुसाइड करेगा और मीसा को भागने का मौका देगा। ये सीन इमोशनली क्रशिंग होता है। लाइट अपने ही फादर के हाथ में गन देख के फ्रीज हो जाता है। शोइचिरो गन चलाता है, गोली चलती है, लेकिन लाइट जिंदा रहता है। तब रिवील होता है कि वो ब्लैंक गन थी। तुरंत एल सामने आता है और सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ये पूरा सेटअप एक टेस्ट था। अगर लाइट या मीसा कीरा होते तो उनके पास शोइचिरो को मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से एल ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि लाइट और मीसा कीरा नहीं हो सकती और उनके नाम क्लियर कर दिए जाते हैं। एल फिर भी एक चीज इग्नोर नहीं कर पाता, टेप्स पर मीसा का डीएनए मिलना। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि मीसा को घर जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके रूम में सिक्योरिटी कैमरास लगाए जाएंगे। लाइट को कोई फ्रीडम नहीं मिलती, उसे हर वक्त एल के साथ रहना होगा। हेडक्वार्टर्स वापस आने के बाद एक और ऑकवर्ड सीन होता है। लाइट और एल को हैंडकफ से एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है, जो एल ने डिसाइड किया होता है। दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मीसा अपनी स्वीट टॉकिंग और ड्रामा से अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करती है, जो सबको इरिटेट कर देता है। एल उसे आयोआमा के बारे में पूछता है, लेकिन कुछ भी सॉलिड नहीं मिलता। एक पॉइंट पर मीसा कैजुअली बोल देती है कि अगर लाइट कीरा होता तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो एल को और ज़्यादा अलर्ट कर देता है। एल डिसाइड करता है कि मीसा पर कांस्टेंट नजर रखनी होगी। मासुटा को तारो मात्सुई के नाम से उसका फुल टाइम एस्कॉर्ट बना दिया जाता है। मीसा प्रोटेस्ट करती है, चिल्लाती है, लेकिन आइजावा गुस्से में उसे बाहर ढकेल देता है। एल फिर लाइट से कहता है कि वो मीसा के क्लोज आए ताकि इंफॉर्मेशन मिल सके, लेकिन लाइट क्लियरली रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि वो किसी इंसान को मैनिपुलेट नहीं करेगा। ये सुनकर एल के दिमाग में एक और डाउट आता है, कहीं लाइट खुद भी कीरा के कंट्रोल में तो नहीं। इसलिए वो लाइट से कहता है कि वो बस ये इंश्योर करे कि मीसा कोई सीक्रेट लीक ना करे। एल और वटारी फिर अनाउंस करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम को सिटी के अंदर एक नई लग्जूरियस बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि केस कंटिन्यू किया जा सके। टीम थोड़ी मोटिवेटेड होती है, लेकिन टेंशन अभी भी हवा में रहती है। एपिसोड का एंड योत्सुबा इंडस्ट्रीज के एक डार्क सीन से होता है, जहां 8 बिजनेसमैन बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगला मर्डर कौन सा होगा ताकि उनकी कंपनी मार्केट में आगे बढ़ सके। ये सीन क्लियर कर देता है कि कीरा अब एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुका है। दूर कहीं रैम उन्हें देख रही होती है और ठंडी आवाज में कहती है कि ह्यूमंस वाकई में डिस्गस्टिंग क्रिएचर्स हैं। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज को रिवील करने का। रैम का गुड बिजनेस डायलॉग का रियल मीनिंग। जब रैम बिजनेसमैन को डेथ नोट देते वक्त गुड बिजनेस बोलती है, ये सिर्फ सरकाज़म नहीं है। शिमिगामी नॉर्मली ह्यूमंस को वर्थलेस समझते हैं, लेकिन रैम यहाँ ह्यूमन ग्रीड को वेपन बना रही है। वो जानती है कि अगर वो मोरालिटी की बात करेगी तो आदमी नहीं मानेगा, इसलिए वो डेथ नोट को एक बिजनेस डील के फॉर्म में प्रेजेंट करती है। ये शो करता है कि रैम ह्यूमन से ज़्यादा उनके डार्क साइकोलॉजी को समझती है। 50 डेज कन्फाइनमेंट नंबर चॉइस। 50 दिन कोई रैंडम नंबर नहीं है। साइकोलॉजी में 50+ डेज ऑफ आइसोलेशन से पर्सनली क्रैक्स दिखने लगते हैं। एल इंटेंशनली इतना लॉन्ग कन्फाइनमेंट रखता है ताकि अगर लाइट कीरा होता तो कोई स्लिप ज़रूर होती, लेकिन कोई स्लिप नहीं होती। ये लाइट की एक्टिंग स्किल्स नहीं बल्कि उसकी जेन्युइन मेमोरी लॉस का प्रूफ है। शोइचिरो का एग्जीक्यूशन प्लान।
ब्रिज सीन में शोइचिरो का ब्रेकडाउन सिर्फ एक्टिंग नहीं, वो लॉ को फॉलो करते हुए अपनी पेरेंटल मोरालिटी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ब्लैक बुलेट का यूज ये प्रूव करता है कि शोइचिरो इमोशनली टूट सकता है लेकिन मर्डर कमिट नहीं कर सकता। इस सीन से एल को ये भी कंफर्म होता है कि लाइट अपने फादर के इमोशंस को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। लाइट एल हैंडकफ सीन का डीपर मीनिंग। हैंडकफ सिर्फ फिजिकली बॉन्डेज नहीं है, ये मेंटली सिमेट्री का सिंबल है। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से एस्केप नहीं कर सकते और दोनों जानते हैं कि एक झूठ बोल रहा है। ये चेस बोर्ड का मिडिल गेम स्टार्ट होने का सिग्नल है। रैम का लास्ट लाइन, ह्यूमंस आर डिस्गस्टिंग। रैम ह्यूमंस को डिस्गस्टिंग इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो क्रिमिनल्स मार रहे हैं, वो इसलिए बोलती है क्योंकि वो डेथ नोट को कॉर्पोरेट टूल बना रहे हैं। मर्डर एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बन चुकी है। इस मोमेंट पर रैम रियलाइज करती है कि ह्यूमंस शिमिगामी से भी ज़्यादा क्रूअल हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।